मनोज की पत्नी सरिता बड़ी शोख और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वो मनोज को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोज को जैसे पंख लग गए थे और वो हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। सरिता उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। सरिता छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो सरिता ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वो अपने रंग में आ गई। मनोज के बड़े भाई गोपाल की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम नेहा था। गोपाल के 3 बेटे अभी छोटे ही थे। गोपाल की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। सरिता के सास ससुर और गोपाल अब कभी कभी नेहा की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वो डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। सरिता चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोपाल से अलग होने को राजी हो जाए, तो होने वाले इस खर्च से वो बच निकलेगी। सरिता ने माहौल देखकर मनोज को अपने मन की बात बताई। मनोज एक सीधा साधा जवान था। वो घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोल कर कमाता था। वो इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। सरिता की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोज को बहुत बुरा लगा, पर सरिता ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही, तो वो चुप हो गया। यही तो सरिता चाहती थी। अब वो आगे की चाल के बारे में सोचने लग गई। पहले कुछ दिनों तक तो उसने नेहा से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आजादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। 1-2 बार उसने नेहा को गुपचुप उसी गांव के रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी रामनिवास के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। नेहा के रंगे हाथ पकड़े जाने पर सरिता ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया, जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो सरिता की पौबारह थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। न दिन में कोई देखने वाला, न रात में कोई उठाने वाला। अब तो वो अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती थी। मनोज तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वो उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोज दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पी कर सरिता के रूपस का पान कर जो सोता, तो 5 बजे भोर में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच सरिता क्या करती है, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास न था और न ही चिंता थी। सरिता ने एक मोबाइल फोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फोन पर बात की। सुनो कमलेश, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आजाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकाल कर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तुझे अपनी नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बार बार तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा, कमलेश ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है? रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वो मजा कहाँ, जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है सरिता, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिरांखों पर, लेकिन जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, कमलेश बोला। दूसरे दिन सवेरे ही सरिता ने मनोज को चाय नाश्ता कराकर, दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 1 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। भीतर बार अगलब गल देखकर सरिता ने कमलेश को घर पर आने का सिग्नल दे दिया।
कमलेश सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो सरिता वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक कमलेश वहां रहकर मौजमजा लेता रहा, फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में नेहा अपने छोटे भाई रमेश के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज रमेश अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका था, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। नेहा ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर वह चुप लगा गई। दूसरे दिन भी जब नेहा बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही रामनिवास को सरिता के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही रामनिवास है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो नेहा के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब नेहा बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वो अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब नेहा से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताई। वो बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर एक हफ्ते तक निगरानी करती रहीं। नेहा की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे गोपाल और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 3-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर सरिता इन सभी बातों से अनजान मौजमस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वो कोई कीमती चीज उसे दे जाता था। कमलेश को आए जब कई दिन हो गए तो सरिता के मन की तड़प बढ़ गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सूरज भी आने से मना कर चुका है, तो क्यों न आज फिर एक बार कमलेश को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फोन उठा लिया। दूसरी ओर से कमलेश ने पूछा, हाँ सरिता, क्या हालचाल है? तुम वहाँ खुश तो हो न? क्या खाक खुश रहूंगी, तुम तो इधर का जैसे रास्ता ही भूल बैठे। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में, और तुम तो जैसे डुमरी का फूल बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ, हुजूर का हुक्म सिर आँखों पर। कहते हुए कमलेश ने फोन काट दिया। सरिता ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। कमलेश पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वो एक ओर से आकर सरिता के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि सरिता उसे दरवाजे से भीतर ले गई। नेहा ने दादी के कहने पर मनोज चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा लिया था। कुछ और लोग आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया होगा तब मनोज को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तब लोगों ने मनोज को ऊंची आवाज लगाकर सरिता को बुलाने को कहा। उसकी आवाज को पहचान कर सरिता को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वो कमलेश संग पलंग पर प्रेम की पेंगे भर रही थी। जो ही सरिता ने दरवाजा खोला, सामने मनोज के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वो कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कमलेश को भी धर दबोचा। पत्नी सरिता के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोज आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मारकर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर न तो सरिता कभी वापस गांव में दिखी और न ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटेहाल गुजारा कर रही है।